हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स स्टॉप। और आज जैसा आप देख रहे हैं कि आज हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डेटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग पहले जानेंगे कि डेटा फ्लो डायग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है, ये क्या होता है। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि डेटा फ्लो डायग्राम को किस तरीके से बनाते हैं, कौन से सिम्बल्स को यूज़ करते हैं। फाइन, तो चलिए। और आप ये जो डेटा फ्लो डायग्राम है, ये आपका डॉक्यूमेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब आप प्रोजेक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो उसमें आप डेटा फ्लो डायग्राम को ज़रूर और ज़रूर ऐड करते हैं। तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो आप डेटा फ्लो डायग्राम से पीछा तो नहीं छुड़ा सकते। ठीक है, आपका ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपसे प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका डेटा फ्लो डायग्राम ज़रूर देखा जाता है डॉक्यूमेंट में। फाइन, तो और भी चीज़ें हैं बट डेटा फ्लो डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के टर्म में बात करूं तो आप फेजेस जानते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, अगला आपका आता है क्या, डिज़ाइन होता है। ठीक है, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं है। ठीक है, डिज़ाइन एंड देन कोडिंग। उसके बाद आपका आता है टेस्टिंग। टेस्टिंग के बाद आप कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन या डिप्लॉयमेंट, और इसके साथ आप मेंटेनेंस सेट कर दीजिए। ठीक है, तो ये सारे फेजेस होते हैं और ये कुछ ऐसे काम करता है। आप इस चीज़ को रिफाइन करते रहते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स नीड। फाइन, तो आपका ये जो डेटा फ्लो डायग्राम है, डी से डेटा फ्लो डायग्राम एंड डी से डिज़ाइन फेज, तो इसी फेज पे आपका ये काम करता है। ये ट्रिक नहीं है, मेरे ख्याल से आप आसानी से याद कर पाएंगे, क्योंकि डेटा फ्लो डायग्राम आप पिक्चर के फॉर्म में बनाते हैं तो इसका मतलब वो डिज़ाइन में ही आएगा। ठीक है, जो आपका डेटा फ्लो डायग्राम हुआ, ईआर डायग्राम हुआ, यूज केस डायग्राम हुआ, ये सारे के सारे आपके कहाँ पे आते हैं, ये डिज़ाइन फेज पे काम करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए। सो व्हाट इज डेटा फ्लो डायग्राम, पहले तो नाम से देखो। नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा डायग्राम होगा जो डेटा के फ्लो को रिप्रेजेंट करेगा। किसके किसके बीच, आपके जो आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो सॉफ्टवेयर है, उसमें जो प्रोसेस है, प्रोसेस एक ऐसी एंटिटी जो प्रोसेसिंग का काम करे। सीधी सी बात है ना। तो एक ऐसा डायग्राम जिसमें आप प्रोसेसेस के बीच में क्या डेटा फ्लो हो रहा है और एंटिटीज से किस तरीके से चीज़ें रिलेट हो रही है डेटा के टर्म में, वो आपका क्या होता है, डेटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, तो अगर मैं इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन दूं, टेक्निकल टर्म में, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ डेटा बिटवीन एक्सटर्नल एंटिटीज, प्रोसेसेस एंड डेटा स्टोर्स विद इन अ सिस्टम। तो आपके पास इसमें 4 कंपोनेंट आएंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला आया एंटिटी, एक्सटर्नल कहिए या ना कहिए, एंटिटी तो है ही। ठीक, एंटिटी के बाद आपका आता है प्रोसेस, प्रोसेस के बाद आपके पास आएगा डेटा स्टोर्स, और इन सब के बीच में आप इन सबको एरो से कनेक्ट करेंगे और उसके उन एरोज पे आपको दिखाना होगा कि कौन सा डेटा फ्लो हो रहा है। डेटा नहीं, ये डेटा स्टोर है। ठीक है, इनके बीच में किस तरह से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, क्या डेटा आपस में इंटरचेंज हो रहा है, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो सिंपली DFD शो हाउ डेटा मूव्स थ्रू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम और योर सॉफ्टवेयर और द प्रोजेक्ट यू आर डिजाइनिंग। फाइन, तो ये आपके कंपोनेंट हो गए। डेटा फ्लो डायग्राम में आप एंटिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोसेस को और डेटा स्टोर को, और उनके बीच में डेटा के फ्लो को रिप्रेजेंट करेंगे। फाइन, तो देखिए आपके पास जो DFD सिंबल्स हैं, 2 अलग अलग मॉडल्स हैं, या 2 अलग अलग, आप जान लीजिए कि 2 अलग अलग लोगों ने 2 अलग अलग क्या कहते हैं, सिंबल्स बताए हैं। ठीक है, तो अगर गेन एंड सार्सन के सिंबल्स देखें, ठीक है, तो वो कहते हैं कि प्रोसेस को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये आपका प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद आप एरो आपके डेटा फ्लो को रिप्रेजेंट करेंगे। जो आपका डेटा स्टोर होगा वो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एक ओपन रेक्टेंगल और साइड में एक लाइन। ठीक है, और जो आपके पास एक्सटर्नल एंटिटी होगी आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गए गेन एंड सार्सन के अकॉर्डिंग सिंबल्स क्या होंगे। लेकिन जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम सिंबल्स यूज करते हैं वो यॉर्डन सिंबल्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो यॉर्डन सिंबल्स क्या है, ये जिसको हम आगे फॉलो करेंगे, और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इन्हीं को फॉलो करिएगा, ये आपके लिए आसान भी रहेगा। फाइन, चलिए देखिए।
और अधिकतर क्या होता है कि हम लोग जब बनाते हैं तो यहाँ पे ये जो डेटा स्टोर है कभी इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी इस तरीके से, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, लेकिन कोशिश करिए कि किसी एक मॉडल को ही फॉलो करिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यॉर्डन सिंबल्स को लेके चलें। फाइन, चलिए। तो यॉर्डन सिंबल्स में जो प्रोसेस है उसको आप एक सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे और डेटा फ्लो एरो से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, और आपका जो डेटा स्टोर है आप उसे ओपन रेक्टेंगल से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और जो एक्सटर्नल एंटिटी है एंटिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। फाइन, तो ये हो गए हमारे डीएफडी सिंबल्स, ठीक है। इन्हीं से हमें अपने डेटा फ्लो डायग्राम को बनाना होगा। सो अब हम लोग एक एक चीज़ को देख लेते हैं, कंपोनेंट्स क्या काम करेंगे। तो प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस आपके डेटा को इनपुट में लेगा, किसी डेटा को या फिर सेट ऑफ डेटा को इनपुट में लेगा और उसको जो है उसको प्रोसेस करके कुछ रिजल्ट जनरेट करेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा आराम से मतलब ऐसे समझाऊं कि जैसे आप फंक्शंस यूज़ करते हैं, भाई आप कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो आप कई सारे मॉड्यूल्स में ब्रेक करके बनाते हैं, या फिर आप कह लें कई सारे फंक्शंस का कलेक्शन होगा। तो फंक्शन का क्या काम होता है भाई, कुछ इन्फॉर्मेशन को लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, कुछ आउटपुट देगा। तो आप उसे फंक्शन से रिलेट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर मॉड्यूल से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोसेसिंग एलिमेंट है आपका प्रोसेस, ठीक है, जिसे आप यहाँ पे तो इन्होंने दूसरा वाला मॉडल लिया है, ठीक है, लेकिन आप इसे सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। द वर्क और एक्शंस परफॉर्म्ड ऑन द डेटा सो दैट दे आर ट्रांसफॉर्म्ड, स्टोर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो कोई भी एक्शन उस पर डेटा पे जो इनपुट आता है उस पर परफॉर्म किया जाएगा, और उसका पर्पस होता है ताकि वो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हो सके, या जिस फॉर्म में हमें स्टोर करना है उस फॉर्म में हो सके, और दैट कुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। तो ये हो गया हमारा पर्पस ऑफ प्रोसेस। और प्रोसेस लेबल्स जो होंगे वो आपको इस तरीके से बनाने हैं, दैट शुड बी वर्ब फ्रेजेस, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, वर्ब फ्रेज होना चाहिए, ठीक। चल एग्जांपल देखेंगे, डोंट वरी। अब डेटा फ्लो देख लीजिए क्या है। एक प्रोसेस है, प्रोसेस ने क्या किया, पेमेंट डिटेल को यहाँ पे इनपुट में दिया और यहाँ से इनपुट इनवॉइस डिटेल को ले रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से ये तो क्या है, ये डेटा स्टोर है ऑब्वियसली, ठीक है। डेटा स्टोर से हम डेटा कहाँ पे ला रहे हैं, प्रोसेस के पास ला रहे हैं, और ये हमारा कहाँ पे डेटा को भेज रहा है, अकाउंट रिसीवेबल डेटा स्टोर में भेज रहा है। तो ये हमारा डेटा का लेन देन हो गया बिटवीन प्रोसेस एंड डेटा स्टोर, ठीक है। सिंबल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो डेटा फ्लो इज ए पाथ फॉर डेटा टू मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर, so it represent that data in motion, arrow depicts the movement of data, और डायरेक्शन से आपको पता चलेगा किधर डेटा जा रहा है या आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे वर्ब्स नहीं, आप डेटा का मतलब एक सिंपल डेटा को यहाँ पे मेंशन करेंगे, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। डेटा स्टोर की बात कर लें तो डेटा स्टोर जैसे अगर आपने या डायग्राम वगैरह देखा है, तो जैसे आप एंटिटीज़ बनाते हैं या आपके पास किस नाम से आप टेबल को स्टोर करेंगे, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो इट इज़ यूज्ड इन डीएफडी टू रिप्रेजेंट डेटा दैट सिस्टम स्टोर्स, ओके। तो आपके पास जो एक आप कह लीजिए डेटाबेस, ठीक है, जो भी आप एक टेबल या कलेक्शन यूज़ कर रहे हैं, डेटाबेस बना रहे हैं, उसकी बात हो रही है डेटा स्टोर के बारे में। सो डेटा एट रेस्ट लेबल शुड बी नाउन फ्रेजेस, ठीक है, क्योंकि एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक्सटर्नल एंटिटी और सोर्स और सिंक, ठीक है। तो एक्सटर्नल एंटिटी ये देखिए हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगल से ही रिप्रेजेंट करेंगे। जो स्टोर होता है उसको हम ओपन से, वहाँ पे जो सिम्बल्स थे वहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, लेकिन आप इसको हमेशा ध्यान रखें कि जो एक्सटर्नल एंटिटीज़ होती है हम उसे इसी तरह से, कभी ऐसे बना दिया जाता है और कभी आप इस तरह से भी एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट रेक्टेंगल होना चाहिए, ठीक है। आप इसको स्क्वायर मत समझ लीजिएगा। सो एक्सटर्नल एंटिटीज़, द ओरिजिन और डेस्टिनेशन ऑफ डेटा, ठीक है, या तो ये डेटा को जनरेट कर रहा होगा और या तो ये डेटा को एक्सेप्ट कर रहा होगा, ठीक है। सो इट इज़ द ओरिजिन और डेस्टिनेशन ऑफ डेटा। दिस रिप्रेजेंट्स थिंग्स आउटसाइड ऑफ द सिस्टम, ओके। सोर्स क्या है, एंटिटी दैट सप्लाइज डेटा टू द सिस्टम, ओके। सिंक, एंटिटी दैट रिसीव डेटा फ्रॉम द सिस्टम। आपका जो एक कस्टमर है, अभी हमने कहा ना, या तो ये सोर्स होगा या तो सिंक होगा, या तो डेस्टिनेशन होगा या ओरिजिन होगा। तो सोर्स जब ये अगर ये डेटा सिस्टम को सप्लाई कर रहा है, और सिंक अगर ये डेटा सिस्टम से रिसीव कर रहा है। द लेबल शुड बी नाउन फ्रेजेस, फाइन।
तो ये हो गए हमारे एक्सटर्नल एंटिटीज़। मेरे ख्याल से हमने सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लिया है। देयर आर सम रूल्स रिलेटेड टू DFD। प्रोसेस टू प्रोसेस आपके पास हो सकता है, ए प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस आपके पास यस, ए प्रोसेस टू एन एक्सटर्नल एंटिटी डेटा फ्लो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। प्रोसेस टू डेटा स्टोर आप डेटा फ्लो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्या है, एन एक्सटर्नल एंटिटी टू अनदर एक्सटर्नल एंटिटी आप नहीं रिप्रेजेंट कर सकते डेटा फ्लो को, ठीक है। एन एक्सटर्नल एंटिटी टू डेटा स्टोर नहीं, डायरेक्टली आप डेटा में नहीं, मतलब डेटा स्टोर पे नहीं जाएंगे डेटा को स्टोर करने, ठीक है। द डेटा स्टोर टू अनदर डेटा स्टोर नो, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आप DFD में डेटा फ्लो रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं यूज करेंगे। आप जो भी आपके पास रिलेशन या डेटा फ्लो होगा वो या तो प्रोसेस टू प्रोसेस होगा, प्रोसेस टू एंटिटी होगा, या प्रोसेस टू डेटा स्टोर होगा, ठीक है। ये वाले टर्म्स आप कभी भी डेटा फ्लो मतलब DFD में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इस तरह का डेटा फ्लो, ओके। चलिए अब एडवांटेज पे आ जाते हैं। सो इट इज सिंपल ग्राफिकल टेक्निक विच इज इजी टू अंडरस्टैंड। अभी एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ पाएंगे आप लोग कि आसान है नहीं है, आप खुद डिसाइड करिएगा। It helps define the boundaries of the system, okay, and useful for communicating current system knowledge to users, and explains the logic behind the data flow within the system, used as a part of system documentation file. Already told, and it is part of the design phase. Fine. चलिए नेक्स्ट आते हैं। सो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सो आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम एंड आपके पास कुछ मैं नियम कानून बताती हूँ DFD से रिलेटेड, ठीक है। आप लेवल्स में DFD बनाते हैं। लेवल्स में मीन्स ऐसे लिखते हैं, जैसे लेवल 0 सबसे पहले आप बनाएंगे, ठीक है। लेवल 0 के बाद आप बनाएंगे लेवल 1, फिर लेवल 2, और जैसे जैसे आपके पास नंबर लेवल 2, ठीक है, फिर लेवल 3, लेवल 4, आप जितना ज़्यादा मतलब जितना आपका लेवल बढ़ता जाएगा आपका DFD उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, पहली चीज़। अब लेवल 0 DFD को हम क्या कहते हैं, कंटेक्स्ट डायग्राम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, लेवल 0 को कंटेक्स्ट डायग्राम। फाइन। सो आपका लेवल 0 में एक नियम है कि लेवल 0 में सिर्फ एक ही प्रोसेस होगा, आप मल्टीपल प्रोसेस कभी भी नहीं रख सकते, इसको आप हमेशा से ध्यान रखिएगा। दिस इज हार्ड एंड फास्ट रूल, यू कैन नॉट ब्रेक इट, ओके। सो लेवल 0 में आपके पास सिर्फ एक प्रोसेस होगा, ठीक है। एंड लेवल 0 DFD को कंटेक्स्ट डायग्राम भी कहा जाता है, ठीक है। तो कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि कंटेक्स्ट डायग्राम होता क्या है, तो आप लेवल 0 पढ़ा है आपने, आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान होता है। अभी ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ना, ये लेवल 0 ही है। अच्छा, अब लेवल 1 पे आते हैं। तो जो लेवल 0 में आपने जो DFD बनाया है उसके प्रोसेस को आप ब्रेक करते हैं, और मैंने कहीं कहीं देखा है, कहीं बुक्स पे या कुछ साइट्स पे ऐसा लिखा हुआ है कि लेवल 1 पे 3 to 5 प्रोसेस आप रख सकते हैं, मतलब एटलीस्ट 3 प्रोसेस तो आप रखिए लेवल 1 पे। और मैं ये मानती हूँ कि ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, कि लेवल 3 पे आपके पास एटलीस्ट 3 प्रोसेस तो होने ही चाहिए, और मैक्सिमम आप 5 रखिए, ठीक है। और उसके बाद लेवल आपका जो 2 होगा, अगर आपने मिनिमम 3 प्रोसेसेस को लेवल 1 पे रखा है, तो अगर यहाँ पे लेवल 2 में अगर आपने 5 प्रोसेस रखे, 6 प्रोसेस रखे, 7 प्रोसेस रखे, तो ये आपका लेवल 2 में आ जाएगा। और बाकी आप जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे, आप लेवल्स कह सकते हैं बढ़ा दिए हमने, ठीक है। तो ये तो हो गए कुछ नियम कानून। अब आते हैं, तो सबसे पहले दिस इज आवर कंटेक्स्ट डायग्राम फॉर ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम। एक सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, दिस इज कंटेक्स्ट डायग्राम। तो मैंने बताया लेवल 0 में सिर्फ एक प्रोसेस होगा। तो देखिए, आप जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है, आप एक सर्कल बनाओगे, उसमें अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख दो, ठीक है। जैसे मेरा प्रोजेक्ट है, मान लो कि मैंने कहा मुझे ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम बनाना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल रख दिया, ठीक। अब ये डिसाइड करो कि यहाँ पे एंटिटीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होंगी, ठीक। आप जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपका एनालिसिस जितना बढ़िया होगा, आप उतना ही बढ़िया DFD बनाएंगे, ठीक है। तो हमने देखिए इसमें ऐड किया है कि हमारे पास एडमिन तो होगा ही होगा, ठीक है। शॉपिंग पोर्टल है तो यहाँ पे सेलर्स होंगे, बायर्स होंगे। अब एक चीज़ जो नहीं ऐड है, आप यहाँ पे पेमेंट गेटवे भी एज ए एंटिटी ऐड कर सकते हैं, पेमेंट गेटवे, ठीक है, क्योंकि ये एक्सटर्नल थर्ड पार्टी है, ठीक है, जो ऑनलाइन किसी शॉपिंग सिस्टम में इन्वॉल्व रहती है। तो वही मैंने कहा, आप जितना अच्छे से एनालिसिस करके बैठेंगे उतना बढ़िया आप
अपना DFD या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है आप उतना बढ़िया कर पाएंगे। फाइन। तो देखो ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हम लेके चल रहे हैं कि वी आर हैविंग 3 एंटिटीज ओनली। अब इनके बीच में क्योंकि डेटा फ्लो डायग्राम है तो भाई डेटा के फ्लो को जरूर देख लेना, ठीक है, डेटा का फ्लो कभी गड़बड़ नहीं करना है। ओके, तो चलिए देखिए, तो एडमिन यहाँ पे क्या क्या काम करेगा। एडमिन आपका ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल को तो ये ओवरऑल एडमिन ही मैनेज करेगा। तो ये प्रोडक्ट, यूजर, कैटेगरी डिटेल ये सारी कौन यहाँ पे प्रोवाइड करेगा पोर्टल को, आपका एडमिन प्रोवाइड करेगा। और जो भी ऑर्डर वगैरह आएंगे उसकी रिपोर्ट किसके पास जाएगी, एडमिन के पास। बायर क्या करेगा भाई, प्रोडक्ट्स को देखेगा, ठीक है, प्रोडक्ट्स को देखेगा, कार्ट में ऐड करेगा, पेमेंट करेगा और उसके बाद जो उसकी ऑर्डर की रिसिप्ट होगी उसको वो वापस ले लेगा, उसके पास ऑर्डर का कंफर्मेशन आ जाएगा। तो देखिए डेटा को अगर आपने नहीं मेंशन किया डेटा फ्लो डायग्राम में तो वो बिल्कुल गलत है, चाहे आपने जितना सुंदर अपने डेटा फ्लो डायग्राम को सजाया हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं सेलर के बारे में देखते हैं। तो सेलर जो भी, अब देखो जिससे जो इन्फॉर्मेशन रिलेट हो रही है, जो डेटा सेलर अपने पास से भेजेगा सिस्टम में, वो हमने इस डायरेक्शन इनपुट डायरेक्शन में किया है, और सिस्टम जो डेटा सेलर के पास भेजेगा वो हमने आउटपुट की तरफ किया, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट वाला मैटर है, ठीक है, जैसे सोर्स एंड सिंक मैंने बताया ना। तो आप देखिए ये क्या इन्फॉर्मेशन, ये प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड किए करेगा आपके पोर्टल पे, ठीक है, पेमेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि भाई क्या कॉस्ट होगी हर चीज़ की, और कंफर्मेशन जो ऑर्डर के कंफर्मेशन है, पेमेंट रिसिप्ट, ये सेलर के पास भी जाएगी, ठीक है। तो ये सबके रोल्स वगैरह, इससे देखिए कितना आसान हुआ, मैंने खुद से नहीं बनाया, सब कुछ बनाया था, लेकिन इस DFD को देख के मुझे एकदम क्लियरली समझ में आ गया कि ये क्या कहना चाहता है, या पोर्टल पे कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, ये क्या काम कर रहे हैं, किसके पास क्या इनपुट जाएगा और किसके पास क्या आउटपुट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंटेक्स्ट डायग्राम और लेवल 0, ठीक। एक चीज़ और, चीज़ों को समझने में आसानी हो इसके लिए आप इसके जो प्रोसेस है इसकी नंबरिंग ज़रूर करके रखिएगा। तो जैसे मैंने इसको क्या किया 1.0, अब फर्दर हमारे पास हम इसी प्रोसेस को ब्रेक करते जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे हम नंबरिंग कैसे चेंज करेंगे आइए दिखाते हैं। चलिए, तो देखो क्योंकि हम ये कह रहे हैं लेवल 1 है, मैंने कहा था एटलीस्ट 3 प्रोसेस तो मैं रखूँगी ही रखूँगी, ठीक है। तो ये मेरा हो गया लेवल 1, ठीक। अब क्योंकि मुझे ये दिखाना है कि ये मेरा प्रीवियस जो मेरा ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम था उसी से मैं इसको डिराइव कर रही हूँ, तो यहाँ पे नंबरिंग्स गलत है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये मैं क्या करूँगी, वहाँ पे हमने प्रोसेस का क्या नाम रखा था, देखो 1.0, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम का ये पार्ट है, तो 1.1 ये हो जाएगा 1.2, ये हो जाएगा 1.3। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमें ये समझ में आएगा कि ये हमारे इसी प्रोसेस का पार्ट है, ये जो हमने बनाया था ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल, ठीक है, इसी एक प्रोसेस को हमने 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया, ठीक है। और इसके बीच में क्या डेटा फ्लो हो रहा है ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। देखिए बायर आया, उसने यूज़र डिटेल दी, अपना लॉगिन वगैरह किया, ठीक है। तो आपका ये उसने प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया, कार्ट में ऐड किया होगा, कुछ चीज़ें हिडन है। हिडन कैसे है भाई, हमने अभी मेन में वर्क दिया कि प्रोडक्ट सिलेक्शन, आप ऐसे भी लिख सकते थे, प्रोडक्ट सिलेक्शन, ऑर्डर प्लेसिंग या प्लेस ऑर्डर एंड जनरेट रिसिप्ट और या मेक पेमेंट, आप कैसे भी नाम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। इट शुड बी लाइक वर्ब, ओके। तो ये हो गया हमारा, आप अपने अकॉर्डिंग नाम सेट करिए ताकि समझ में आता रहे कहाँ पे क्या काम हो रहा है भाई। अब ये तो हमारा लेवल 1 है, अगर मैं इसी से लेवल 2 बनाना चाहूँ तो देखो यहाँ पे तो मिनिमम 3 होना चाहिए। अगर इसी को मैं लेवल 2 बनाना चाहूँगी तो इसी प्रोसेस को हम 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला मैं करूँगी लॉगिन एंड वेरिफिकेशन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका क्या नाम है 1.1, तो इसको नाम दूंगी मैं 1.1.1, और इसका दूसरा पार्ट प्रोडक्ट सिलेक्शन, ठीक है, प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड ऐड टू कार्ट ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है, ऐड टू कार्ट। ये सारा हमने कर दिया 1.1.2, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये लेकिन ये वाला जो मैं पार्ट बता रही हूँ ये हम लेवल 2 में लाके करेंगे। अगर हमें लेवल 2 बनाना है तो हम लेवल 2 में ऐसे करेंगे। तो लेवल 2 में ऐसे हम जब ब्रेक करेंगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये हमारे लिए थोड़ा सा
समझ में आ जाएगा कि देखो यहाँ से 1.1 को हमने ब्रेक किया, ये दोनों चीज़ ऐड हुई। इसी तरह प्लेस ऑर्डर को भी हम, अगर आपको लगता है कि किसी तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, तो हम इसका नाम क्या रख देंगे, 1.2.1 एंड 1.2.2 इस तरीके से, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको ब्रेक करेंगे पेमेंट वगैरह में कुछ, तो ये हमारा हो जाएगा 1.3.1। लेकिन होगा कभी लेवल 2 पे हम ऐसा करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। तो जैसे अगर मैं ये बताऊं, इसको मैंने ब्रेक किया, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन हुआ, लॉगिन हुआ, और इसके अलावा आपके पास क्या आ रहा है, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन एंड वेरिफिकेशन, ठीक है, 3 चीज़ें हैं। तो मैंने जैसे ये कर दिया, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन और वेरिफिकेशन, ये मैंने एक प्रोसेस बनाया और इसका नाम मैंने रख दिया 1.1.1। इसका नाम ये 4.1 नहीं है, 1.1, ठीक है, 1.1। और इसके बाद ये क्या होगा, प्रोडक्ट सिलेक्शन, ठीक है, एंड कार्ट मैनेज है, ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने। तो ये हो जाएगा 1.1.2, ठीक है। अब इसके बाद ये मैंने किया प्लेस ऑर्डर, मान लो हम प्लेस ऑर्डर को नहीं ब्रेक कर रहे हैं और इसका नाम वैसे ही रह जाएगा, मैंने कहा 1.2, ठीक है। इसके बाद हम क्या कहेंगे, मेक पेमेंट, इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक करूँगी, ठीक है। इसको मैं कह देती हूँ कि भाई मेक पेमेंट, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1.3.1, ठीक है। और रिसिप्ट जनरेशन, और ये हो जाएगा 1.3.2, और इसके बाद जो भी डिटेल जनरेट होगी वो आपके बायर के पास चली जाएगी, ठीक है। तो आप देखिए, जब हमने लेवल 2 बनाया तो हमने इतने प्रोसेस और ऐड कर लिए, ठीक। ये 3 से हमारे क्या बन गए, 5। तो रजिस्ट्रेशन, लॉगिन एंड वेरिफिकेशन, आप इसको भी अलग कर सकते थे, तो यहाँ से 3 पार्ट बन जाते, ठीक है, लेकिन हमने मर्ज करके रखा। तो लेवल 3 की बात करूँ अगर, तो ये हो जाएगा हमारा, ये बन गए हमारे पास 5 प्रोसेस आ गए, ठीक है। बाकी आप कार्ड, इससे जो आपके पास डेटा स्टोर है उनसे आप कनेक्ट कर लीजिएगा। तो ये हो गया लेवल 3, सॉरी लेवल 2, सॉरी ये तो लेवल 1 है ना, लेवल 1 के बाद लेवल 2। अगर इसको आप फर्दर और ब्रेक करेंगे तो आपका लेवल 3 बन जाएगा। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो अब देखो बायर, और देखो ये जो हमने बनाया था डीएफडी, ये किसके लिए स्पेसिफिक था, ये बायर के लिए स्पेसिफिक हमने डीएफडी बनाया है, ठीक है। क्योंकि अगर सबके लिए, जितनी एंटिटीज़ है सबके लिए अगर आप एक साथ बनाने चलेंगे ना, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा और आपका जो डीएफडी होगा वो बहुत कॉम्प्लेक्स बन के आएगा। तो देखिए इसी तरह सप्लायर और बायर के बीच में हमने रिलेशन दिखाते हुए हमने एक डीएफडी बना लिया है। देखिए बायर क्या कर रहा है, सर्च प्रोडक्ट, ठीक है। बायर इज अपडेटिंग, रिमूविंग एंड एडिंग द प्रोडक्ट टू कार्ट, ठीक है। एंड ये जो है कस्टमर ऑर्डर को कंफर्म कर रहा है, और इसके बाद ये डिटेल्स किसके पास जा रही हैं, सेलर के पास। तो हमने बायर और सेलर आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है हमने इसको भी दिखा लिया। ये जो डेटा का फ्लो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका भी नाम आप अलग रखिएगा, जैसा आपका जो आप पॉइंट लेके चल रहे हो, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई एक प्रोसेस है 5 नंबर का, ठीक है, हमने उसका नाम रखा था 5.0, और जब हम इसको ब्रेक कर रहे हैं तो ये बन गया 5.1, 5.2, 5.3 इस तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, अब मैं आपको एक कंबाइंड आपको डीएफडी दिखा देती हूँ। ये देखिए कि हमने इसमें, सॉरी अभी तो ये एडमिन वाला है, सॉरी भूल गए थे, अभी एडमिन भी एक एंटिटी बाकी है। तो एडमिन की देखिए ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो लेवल 1 मैंने क्या बताया था, लेवल 1 में आपके पास 3 से लेके 5 इतने प्रोसेस हो सकते हैं। तो आपके पास कितने प्रोसेस है, 2, 3, 4, 5 प्रोसेस है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे टोटल 5 प्रोसेस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एडमिन क्या क्या काम कर रहा है, लॉगिन कर रहा है, कैटेगरी को मैनेज कर रहा है, आइटम्स को मैनेज कर रहा है, ऑर्डर को मैनेज कर रहा है, रिपोर्ट्स को मैनेज कर रहा है। तो ये 5 प्रोसेस हैं, और देखिए ये एक तरह से फंक्शन है, आप इसको ऐसे समझिए, एक एक फंक्शन है, ठीक है। और आप इस पर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, क्या डेटा इनपुट में आ रहा है, क्या चीज़ें यहाँ से फ्लो हो रही हैं, डेटा भी आपको यहाँ पे पूरा पूरा दिख रहा है, कहाँ पे जाके चीज़ें स्टोर हो रही हैं, कौन से वाले डेटा स्टोर में, इसका भी नाम यहाँ पे मेंशन है। तो देखिए हमने देखा एडमिन का इंडिविजुअल हमने डीएफडी देख लिया फर्स्ट लेवल, ठीक है। कस्टमर का देख लिया, और मैंने आपको ये भी करके बता दिया कि जब आप लेवल 2 बनाएंगे तो आप इसको किस तरीके से ब्रेक करेंगे, ठीक है। इसी तरह आप सप्लायर का भी बना सकते हैं प्रोडक्ट्स रिलेट करके, ठीक है। और अब देखेंगे हम लोग कि कंबाइंड बनाया अगर हमने डीएफडी तो वो कैसा बन के आएगा। तो सॉरी शायद मैंने ऐड नहीं किया, आई फॉरगॉट टू ऐड,
नो दिस वन इज ओके। देखिए यहाँ पे मेरे पास 3 हैं, देखिए बायर, सेलर एंड एडमिन, ठीक है। और ये सारे के सारे किस तरीके से डेटा को मतलब आपस में इसमें शेयर हो रहा है, ये सारा कुछ दिख रहा है और सारी एंटिटीज इन्वॉल्व हैं, एक साथ हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये आपका एक कंबाइंड डीएफडी है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहे तीनों एंटिटीज का पर्सपेक्टिव लेके एक साथ आप डीएफडी बना लीजिए, और या फिर आप अलग अलग चाहे बायर का अलग बना लीजिए, सेलर का अलग बना लीजिए, एडमिन का अलग। अगर इस तरह से आप थोड़ा कंप्रेस्ड वे में और समझने लायक बना सकते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो हमें अलग अलग डीएफडी नहीं प्रेफर करना पड़ेगा, फाइन। तो यहाँ पे हमने देखिए तीनों एंटिटीज हमारी इन्वॉल्व हो गई हैं, ये हमारे आप जान ही रहे हैं दीज आर डेटा स्टोर्स, और ये हमारे क्या है प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्होंने क्या, ये किस अजम्पशन है कि हमारा जो कंटेक्स्ट डायग्राम था वो 0.0 था। नंबरिंग आप अपने हिसाब से करिएगा, नंबरिंग करना ज़रूरी है और इस तरह से करना है कि हमें क्लियरली समझ में आए कि कौन सा वाला जो सब प्रोसेस है कौन से प्रोसेस का पार्ट है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कितने हमारे पास आ गए, 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हमारे पास 7 है। तो आप इसको लेवल 2 डीएफडी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहा लेवल 1 में आप थोड़ा सा ऐसे एक नियम बना के चलेंगे तो हमारे लिए अलग अलग लेवल्स में डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो लेवल 1 में आपके पास 3 से 5, ठीक है। लेवल 0 में सिर्फ एक प्रोसेस, और लेवल 2 में आप और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, और हर बार जैसे जैसे ब्रेक करिए आप अपने अकॉर्डिंग नंबरिंग करते जाइए और प्रोसेसेस को बढ़ाते जाइए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डीएफडी के बारे में वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।